कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया ना? हाँ सर। ओके 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 ओके। मैं डीएसएस ई के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो डीएसएसडी वाले बच्चे अपन ने आईयूपीएसी नेम का रूल देखा था और रूल की बात अपन ने शायद आईयूपीएसी नेमिंग बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं कर पाए थे, है ना? तो आज मैं एक कॉमन टॉपिक से स्टार्ट कर देता हूँ, आइसोमेरिज्म वाले फंडे से। ठीक है, जो आईयूपीएसी नेमिंग का रिमेनिंग पार्ट रह गया है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ठीक है सर बोलिए भाई। बोलिए भाई। सर ये केमिस्ट्री वाला क्लास क्या आपसे आ भी लेंगे? नहीं भाई आज नहीं भाई आज मैं इसमें ले रहा हूँ। लेना चाहिए आप। ठीक है चलिए तो आज आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं अपन आज, है ना? अच्छा डीएसएस ई के जितने भी बच्चे हैं ना, मैंने लास्ट क्लास में अपन आईयूपीएसी के रूल्स तक किए थे, मैंने नेमिंग आपको नहीं करवाया है। तो नेमिंग वाला जो क्लास जब अपन ऑफलाइन क्लास होगा ना, उस समय मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी एक कॉमन टॉपिक अपने स्टार्ट कर देते हैं, आइसोमेरिज्म, है ना? अगर आइसोमेरिज्म की अगर बात करें ना, क्लास में करता हूँ कॉल में। तो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें ना, तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ये बोलते हैं भाई, है ना? थोड़ा सा लिगेंड के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आइसोमेरिज्म का फंड। तो डेफिनेशन लिखना है आइसोमेरिज्म का। व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना भाई? एक बार कम। हाँ सर। ओके तो लिखिएगा व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different structural and spatial arrangement। आप लोग इसको कॉपी भी करिएगा। of ligands around the metal cation or atom, then they are called isomers. And phenomena is known as isomerism. And phenomenon is called isomerism. तो जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था ना आइसोमेरिज्म, उसमें हम क्या बोलते थे भाई? सराउंडिंग एटम या ग्रुप के रेफरेंस में अपना आइसोमेरिज्म की बात करते थे। कोऑर्डिनेशन में हम आइसोमेरिज्म की बात ना लिगेंड्स के रेफरेंस में करने वाले थे। तो अगर लिगेंड्स का डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट अगर रहता है ना, देन हम उसे क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे भाई। अब आइसोमेरिज्म की अगर बात करें ना, तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे दो पार्ट में अपन यहाँ पे भी क्लासिफाई करने वाले हैं आइसोमेरिज्म को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी अपन आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, उनको भी अपन दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो और स्पेशियल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल and second one spatial isomerism और stereo isomerism। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना, इसको हम फर्दर डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, है ना? तो टोटल
क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, देन वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगा, देन सेकेंड वन इज हाइड्रेट और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, थर्ड आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, fourth one is coordination isomerism, fifth one is coordination position isomerism, coordination position isomerism. Next one is ligament. टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म से ना हर साल जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है ना। इवन हर एक शिफ्ट में अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। कोऑर्डिनेशन का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो हर एक टाइप पे ना हम 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं और तीनों ही पार्ट से ना एक एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस हर बार रहते हैं, है ना। मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, मैक्सिमम कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चरल में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। सिंपल एक डेफिनेशन का याद रखना है आपको, है ना। और अगर डेफिनेशन याद रहा तो आप ईच एंड एवरी आइसोमेरिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टीरियो या स्पेशियल में ना थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी का फंडा अप्लाई करना पड़ता है ना। और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने जीआई होने वाले हैं, कितने ओआई होने वाले। पहले अपन वन बाय वन ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या क्या होता है। इसमें पहला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आयोनाइजेशन। आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है ना? हाँ सर। चलिए, तो आयोनाइजेशन में हम ये लिखेंगे व्हेन कॉम्प्लेक्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, when complex have same molecular formula, when complex have same molecular formula but give different ions, but give different ions in their aqueous solution, in their aqueous solution। तो आयोनाइजेशन कैसे आयोनाइज होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर की जो अपन बात कर रहे थे, है ना। यही लॉजिक लेके यहाँ पे भी चलते हैं। तो अगर कहीं पे भी ना कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखे आपको और डिफरेंट टाइप ऑफ मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग आयंस रहे और आयोनाइजेशन स्फीयर में अगर डिफरेंट आयन दिख रहा है तो ऐसे आइसोमर को हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो नोट में एक पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ता है कि इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब भी अब आपके क्वेश्चन कोई पूछता है ना तो नोट के इसी पॉइंट को याद रखना है अपने को। इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सर थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखाइए। एक सेकंड भाई। इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट of metal cation should be same, है ना। एक एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर में। पहला कॉम्प्लेक्स लेके चलने Pt NH3 होल प्लस Cl2 और ये बाहर Br2 रखा हुआ है। और अगर अपन ने मान लो कि Br2 और Cl2 को इंटरचेंज कर दिया है तो जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है ना, इसको क्या बोलते थे अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड जिसके बाहर रखा हुआ इनको क्या बोलते थे अपन? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स का एक सॉल्यूशन अपना अगर बनाएंगे तो एक में हमें ब्रोमाइड आयन दिखेगा, दूसरे में क्लोराइड आयन दिखेगा, है ना।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के आंसर दे रहे होंगे, देन इनको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। पॉइंट को एक बार कॉपी करिए। देन सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं अपन, है ना। तो सेकेंड आइसोमेरिज्म इज हाइड्रेट और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सर एक बार डेफिनेशन वाला पार्ट दिखाएंगे? ये तो है डेफिनेशन वाला पार्ट भाई। अच्छा आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हाँ सर। देख ले भाई। ठीक है सर, हो गया। हो गया ना। चलिए, तो हाइड्रेट और सॉल्वेटेड को अगर डिफाइन करें ना, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, it occurs in those complex compound in which two coordinated water molecules becomes water molecules of hydration, water molecules of hydration, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल की अपन अगर बात करें ना, सपोज अगर मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स गिवन है CrCl3.6H2, तो अपन ने इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, है ना। तो कैसे अपन बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू इसको स्ट्रक्चर बनाते थे, तो CrCl3 में ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस का 3 दिख रहा होगा। दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 6 होना चाहिए। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग टू मैं इस कंपाउंड का क्या क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अपन ने एक फंडा सीखा था कि जितने भी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल से पहले अपन सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो वाटर यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा होगा, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई किया है, एंड जो भी निगेटिव था उसको मैंने प्राइमरी वैलेंसी की तरह बाहर रख दिया Cl3। एंड आफ्टर डेट आपको क्या करना है, एक लिगेंड का इंटरचेंज कर देना है यहाँ पे, से CrH2O का होल 5, है ना। एक Cl यहाँ पे रख दो और बाहर अपन क्या रख सकते हैं, Cl2.H2। एक जो लिगेंड यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन स्टेयर में था, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे आइसोमर को हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर बोलते हैं। मैं इसी का और डिफरेंट फॉर्म भी ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। सपोज अगर मान लो कि आपने H2O4 रखा है यहाँ पे, कि मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन चाहिए Cl2, तो अपने Cl2 इधर रख दिया है। एंड आफ्टर दैट बाहर क्या बचेगा, एक Cl बचा होगा और 2 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, CrH2O का होल प्राइस Cl3 और बाहर क्या दिखेगा अपने को, 3 मोल ऑफ H2। तो ये जितने भी आइसोमर अपन ने लिखा है ना, इन सारे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के हाइब्रिड आइसोमर होंगे। ठीक है भाई, ये सबने कॉपी कर लिया ना। हाँ सर। चलिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक नोट में पॉइंट लिख रहा हूँ। Hydrate isomerism is a type of ionization isomerism. Ionization isomerism. Isomerism.
देन थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की अपन बात करेंगे। पहला था आयोनाइजेशन, सेकंड था हाइड्रेट, थर्ड आइसोमरिज्म इज नोन एज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज, एंड अगर लिंकेज को क्या क्या फिर से बोलिए। तो लिंकेज के लिए अपन क्या बोलते हैं भाई, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, it occurs in those complex compound in which ambidentate ligands are present. Ambidentate ligands are present, है ना। तो इससे क्वेश्चन जेई में पूछा जाने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। पीओक्यू में अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म से पूछा गया है तो वो लिंकेज से ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है तो इसके पीछे लॉजिक हम ये बोलते हैं ना कि एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। और एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर आपको याद नहीं रहे ना, थोड़ा मिस कर जाओगे, है ना, तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर दोगे। कुछ एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे, है ना, कि लिंकेज आइसोमरिज्म कैसा दिखेगा। अब मुझे अगर मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, कोबाल्ट, है ना, NH3 ये CN है और इसके ऊपर +2 चार्ज। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। तो ये यहाँ पे कोबाल्ट दिख रहा होगा आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और हमने यहाँ पे साइनाइड यूज किया है। अब साइनाइड का ही एम्बिडेंटेड फॉर्म क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। तो कहीं पे अगर आपको ये पेयर लिखा हुआ मिल जाए और आपसे ये पूछ ले कि ये दोनों किस टाइप के आइसोमर है, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर। ठीक है, ये एम्बिडेंटेड है, यहाँ पे साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। एक एग्जांपल और अपन लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं नेचर ऑफ लिगेंड को ओनली चेंज कर दे रहा हूँ। सपोज अगर मान लो मैं NH3 का होल 4 लेता हूँ और 2 एम्बिडेंटेड या एक ही एम्बिडेंटेड लिगेंड रख दे रहा हूँ, थायोसाइनेट रख दिया SCN, एंड इसके साथ एक और लिगेंड अपन रख रहे हैं NO2 और इसका चार्ज है पॉजिटिव। अब थायोसाइनेट का ही एम्बिडेंटेड फॉर्म क्या होता है, आइसोथायोसाइनेट, है ना, NCS, और ये NO2 ही रहा, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज। तो अपन यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक लिंकेज आइसोमर होंगे और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको दिख रहा होगा। सेकेंड वाले का 4 बनेगा। क्या 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 जो आपने सेकेंड एग्जांपल में लिया है उसका 4 अलग अलग लिंकेज आइसोमर बनेगा। लिंकेज आइसोमर का मतलब ये बोले कि एम्बिडेंटेड लिगेंड करना चाहिए ना। अगर मान लो कि NO2 जो है ना, NO2 को भी अगर चेंज कर दोगे, ONO रख दोगे तो बन सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ठीक है, मतलब NO2 को एक बार ONO एक बार NO2 लिखेंगे। हाँ लिख सकते हैं। फिर तो 4 होगा ना। हाँ मतलब हम ये बोल रहे हैं कोई एक बार में एक ही रहना चाहिए अलग अलग एम्बिडेंटेड। जैसे इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो ना, हेलो, हाँ सर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे SCN और NCS के रेफरेंस में अपन ने बात की है। ठीक है, एक को सेम रखना होगा। हाँ एक को सेम रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, CuNH3 का होल 4 है ना, और यहाँ पे अगर मान लो मैं SCN रख दूं और NO2 रख दूं और इसके ऊपर यही पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे कंडीशन में भी मैं यही कर रहा हूँ, देखना NH3 का होल 4 और यहाँ पे SCN ही रख दिया। अब मेरे को एम्बिडेंटेड रखने के लिए ना इसको मैं क्या रख दे रहा हूँ, ONO के टॉप फॉर्म में रख दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये लिंकेज है आइसोमर हो गया। देन फोर्थ टाइप की अगर अपन बात करें, फोर्थ वन इज NCS और ONO एक साथ नहीं हो सकता। क्या क्या NCS और ONO एक साथ नहीं हो सकता। तो दोनों अगर बनाओगे तो किसके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर में। हेलो, हाँ सर,
सिंपल समझिएगा कि अगर कहीं पे भी ना एक भी एम्बिडेंटेड अगर आपको दिख रहा है ना, तो उनको हम लिंकेज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हो गया भाई कॉपी सबका। हाँ सर। चलिए देन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को अपन डिफाइन करते हैं, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड it occurs in those complex compound in which both cation and anion are complex. For example, PTNS3 and CuCl4 ना। कुछ अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर दिख गया ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। अब इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टेबल सिखाया था, है ना। और उस टेबल में प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहे भाई, +2 रहे। NH3 पे चार्ज क्या है, 0, दैट मींस ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, +2। अगर इसमें +2 चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या दिखना चाहिए, -2, है ना। और इस -2 के हेल्प से हम इस कॉपर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जहां पे कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक फॉर्म में रहे और कॉम्प्लेक्स एनाइनिक फॉर्म में रहे ना, ऐसे आइसोमर्स को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं। से कुछ एक और एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। सपोज अगर मान लो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, PT NH3 का होल साइज Cl, और इधर एक को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, CuCl3 NH3। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो दिखने चाहिए ना, वो कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में रहने चाहिए। फिर से अगर प्लेटिनम की बात करें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अपने को दिख रहा होगा, दैट मींस प्लेटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्लोराइड -1 होता है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा होगा, +1 का। अगर इसकी बात करें तो कॉपर में यहाँ पे चार्ज क्या दिखना चाहिए अपने को, -1 का चार्ज दिखना चाहिए। और ये -1 कब पॉसिबल होगा, जब हम यहाँ पे क्या रख दे ना, 2 यूनिट का चार्ज प्लेस कर दे। तो ये कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या बोलोगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। सपोज अगर मान लो मैं एक और लिगेंड को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, VT NH3 होल ट्वाइस Cl2 CuCl2 NH3 का होल ट्वाइस। अब अगर अपन इसको कंपेयर करें ना कि क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो प्लेटिनम पे +2 यूनिट का चार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, 0 दिख रहा होगा। अगर इस पे 0 दिखा तो ये भी 0 हो गया, है ना। और इस 0 के अकॉर्डिंग टू ये +2 और -2 दिख रहा होगा अपने को, है ना, ये भी -2 था। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को ना, ये जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है, इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो कभी कभार ना आपको कंफ्यूज करेगा थोड़े बहुत क्वेश्चन में कि दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स बना के देगा। आपको ये देखना है कि एक कैटाइनिक फॉर्म में रहने चाहिए कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनाइनिक फॉर्म में रहना चाहिए, तभी वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तरह एक्ट करेगा। अगर कैटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, देन वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तरह एक्ट नहीं करने वाला।
ये लॉजिक क्लियर है क्लियर है सबको? सबको? और एक एक्सचेंज करने से फिर से बन जाएगा ना? करके देखते हैं। हाँ, एक और एक्सचेंज करोगे तो बन तो जाएगा। बन जाएगा। देखो ये पीटी है, NS3 हो गया और यहाँ पे Cl3 कर दे। हर जगह कंडीशन वही है अपने को कि कैटाइन और एनाइन दिखने चाहिए। अगर कैटाइन एनाइन नहीं दिखा ना, देन वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर की तरह, कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तरह एक्ट नहीं करेगा। इसमें चेक करते हैं, प्लेटिनम पे क्या है, प्लस का 2 यूनिट का चार्ज, ये है माइनस का 3, तो इसमें टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस का 1। इस पे क्या रख सकते हैं, प्लस का 1 है ना। अगर प्लस का 1 रख रहे हो तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 है, तो एक कैटाइन एक एनाइन है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। एक और इंटरचेंज करके देख लेते हैं, PtCl4 है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, CuNS3 का होल 4। तो यहाँ पे भी क्या बोल सकते हो, ये रहा प्लस का 2, दिख रहा होगा माइनस का 2, इस पे क्या आएगा, प्लस का 2। तो ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो ये जितने भी है ना, ये सब कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तरह एक्ट करेंगे। बट ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर की तरह काउंट नहीं करने वाले। क्लियर भाई? हाँ सर। ओके। अब कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसके लिए नोट में एक पॉइंट लिख लेना, क्योंकि जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, सब में लिगेंड को इंटरचेंज के थ्रू बनाया है। तो कहीं पे अगर मेटल कैटायन अगर डिफरेंट रहे ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मेटल कैटायन कहीं पे डिफरेंट रहा, मेटल कैटायन अगर डिफरेंट रहा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, then total number of coordination isomerism, then total number of coordination isomers, coordination isomerism, ये हमेशा 4 होंगे, ये हमेशा 4 होंगे, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म 6 होंगे, है ना। आप इतने ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज 6। सर मेटल कैटायन डिफरेंट बता रहा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर मान लो कि मेटल कैटायन कहीं पे सिमिलर रहा ना, अगर मेटल कैटायन अगर सिमिलर रहा और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहता है आपको, है ना, देन इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो दिखेंगे, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर विल बी 2। और यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा ना, तो टोटल नंबर 3 होंगे, है ना, क्योंकि दो रिपीट हो रहे हैं। अगर इसमें भी देखोगे ना, तो जो +2 और -2 वाला है वो सेम नेचर का चार्ज था। ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो ये नोट के पॉइंट के थ्रू भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कहीं पे मेरे को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगर पूछ लिया, अगर मेटल कैटायन डिफरेंट रहा तो सारे स्ट्रक्चर को हम अलग अलग ही कंसीडर करने वाले हैं। और अगर सिमिलर मेटल कैटायन रहा ना, तो जहाँ पे कैटायन और एनायन का नेचर सेम दिख रहा होगा, सिमिलर यूनिट पे चार्ज दिख रहा होगा, उनको हम एक ही स्ट्रक्चर की तरह कंसीडर करते हुए चलते हैं। इस पार्ट को कॉपी करिएगा एक बार। देन नेक्स्ट आइसोमर की अपन बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट अकर्स इन पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
in which terminal ligands are interchanged से कुछ एग्जांपल की अगर अपन बात करें, सपोज अगर मान लो मैं कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूँ, है ना, और अपन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो एक ब्रिज स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा और ये कोबाल्ट रहा और दूसरी तरफ के लिगेंड को मैं इंटरचेंज डिफरेंट लिख दे रहा हूँ। NH3 का होल्ड बाय Cl2 था, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज +10 अब मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर ड्रॉ करना है, जो टर्मिनल पे लिगेंड अपने को दिख रहे हैं ना, हमें इन्हीं लिगेंड को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको NH3, यहाँ पे क्या दिखा है NH3 Cl2 दिख रहा होगा, है ना। तो आप एक NH3 को एक Cl से इधर रिप्लेस कर दो, तो जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा ना, उस न्यू स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ शिफ्ट करेंगे। आप इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट पेज पे मैं इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। सेकंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे जगह तो है नहीं, हो गया कॉपी सर। इसी को वापस ये स्ट्रक्चर और लास्ट पेज पे जो अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, उनमें अगर देखोगे तो सिर्फ जो टर्मिनल लिगेंड है ना, उन्हीं में इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो जहां पे भी अगर टर्मिनल लिगेंड में इंटरचेंज होता हुआ दिख जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह एक्ट करने वाला है। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। प्रीवियस पेज एक सेकंड रुक जाओ भाई, दिखा रहा हूं। लिगेंड आइसोमेरिज्म, ये है अभी प्रीवियस पेज। हो गया कॉपी? हेलो, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म को अगर अपन डिफाइन करें ना, तो लिगेंड के लिए हम ये बोलते हैं कि व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव आइसोमर ऑफ लिगेंड, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव आइसोमर ऑफ लिगेंड, कुछ एग्जांपल की अगर बात करें अपन, सपोज CuNH3 का होल 5 C3H5 अपन ने लिया है, इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस का 2 यूनिट चार्ज था एंड CuNH3 का होल 5, और यहाँ पे एक साइक्लिक लिगेंड अपन ने ले लिया है CH2, ये भी रहा CH2, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है एंड ओवरऑल चार्ज प्लस का 2, है ना। तो ये दोनों जो लिगेंड है ना, ये एलाइल ग्रुप है, और इस ग्रुप की अगर बात करें ना अपन, तो ये साइक्लोप्रोपाइल है। तो एलाइल और साइक्लोप्रोपाइल जो होते हैं वो आपस में रिंग चेन आइसोमर होते हैं। एलाइल एंड साइक्लोप्रोपाइल आर रिंग चेन आइसोमर। तो हमने जो डेफिनेशन लिखा है ना, उसमें यही लिखा है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड रहे ना, वो आपस में आइसोमर अगर रखते हैं,
देन ऐसे आइसोमर को हम लिगेंड आइसोमर बोलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे हिंट में लिख दे रहा हूँ नोट के पॉइंट में कि जो एलाइल ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये रहा एलाइल, और ये आपको दिख रहा होगा साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। तो एलाइल एंड साइक्लोप्रोपाइल आर रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। तो अपन इन दोनों एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर की तरह एक्ट करेंगे। एक और एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, CO NH3 का होल 5 शॉर्ट टर्म यूज करेगा, है ना, कोऑर्डिनेशन में PN लिख देगा, है ना। तो PN का मतलब होता है 1,2 डाइअमाइनो प्रोपेन, एंड सेकंड है TN से रिप्रेजेंट करेगा इन कॉम्प्लेक्स को, है ना, सॉरी आइसोमेरिक कंपाउंड को TN। तो TN का मतलब क्या होता है 1,3 ट्राइअमाइनो प्रोपेन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो PN और TN है ना, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। PN एंड TN आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो PN बेसिकली होता क्या है, CH3CH CH2, इन दोनों पोजीशन पे ना आप अमाइन ग्रुप लगा दो NH2 है ना। तो 1,2 डाई अमाइनो 1,2 डाई अमाइनो प्रोपेन के लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, PN, है ना। और अगर TN रहा ना, तो CH2 और CH2 लिख दीजिए, 1 एंड थर्ड पोजीशन पे आप NH2 लगा दो, NH2 एंड NH2। इसको क्या बोलते हैं 1,3, हेलो 1,3 डाइअमाइनो प्रोपेन बोल देंगे। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? हाँ सर। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो जब भी अगर लिगेंड जो रहे ना वो एक दूसरे के आइसोमर रहे ना, तो उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अपन, लिगेंड आइसोमर जब यूज कर लेते हैं। सर बोलिए। बोलिए। तो जो साइक्लोप्रोपाइल वाला कॉम्प्लेक्स है वो एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब वो अनस्टेबल नहीं है साइक्लोप्रोपाइल पे, उसके ऊपर प्लस चार्ज दे दिया। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल में तो एक ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा ना भाई, रिंग चेन आइसो, एक तो रिंग बनाते हैं ना, देखो चेन एलाइल ये होता है ना। हेलो हाँ एक वैलेंसेस के भी फ्री है, हाँ। तो जहां फ्री रहेगा वहां पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। नहीं सर, हेलो मतलब अनस्टेबल होगा वो पूछ रहा था, वो नहीं, साइक्लोप्रोपाइल। वो कनेक्टेड रहेगा ना बॉन्ड के साथ। जैसे आपने पढ़ा था कि पाई डोनर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर ना, उसके कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे आपको, ये लिगेंड आइसोमर की तरह एक्ट करेंगे, लिगेंड आइसोमरिज्म। कंडीशन ये याद रखना है कि जब अगर लिगेंड रहे ना, लिगेंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन उस आइसोमरिज्म को हम लिगेंड आइसोमरिज्म की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PN और TN की बात करें ना, तो PN और TN को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमरिज्म के, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन है। कोई भी आइसोमरिज्म हो सकता है, जैसे पहले वाले में अपन रिंग चेन कंसीडर किया है ना। इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमरिज्म की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जितने भी थे, अपन ने 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात की थी, 6 के 6 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अपन ने पढ़ लिया। अब एक पॉइंट और आपसे कभी कभार पूछ लेता है ना, इनको हम एक्चुअल आइसोमरिज्म की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं पे आपको ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो मैं इसको नोट के पॉइंट में बता रहा हूं। नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू आइसोमरिज्म, तो आप क्या टिक करोगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म को ही टिक करोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इनको डिफाइन करें ना, तो अपन ये बोलते हैं कि इन दिस आइसोमेरिज्म empirical formula
of complex compound is same. Complex compound is same. But molecular formula of complex compound is different. Complex compound is different, है ना? इसमें कुछ एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं. सपोज अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लिया, PT NS3 का होल तो है Cl2, है ना? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा होगा. एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, PTNS3 का होल 4 और ये है PTCl4. नेक्स्ट एग्जांपल, PTNS3 का होल साइज, ये Cl2 और ये रहा PTCl4. इन तीनों ही कंपाउंड का अगर एक्चुअल फॉर्मूला लिखा जाए ना, तो एक्चुअल फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 दिख रहा होगा, है ना? सेकेंड वाले में PT2NS3 का होल 4 Cl4 दिख रहा होगा. एंड थर्ड वाले में PT3NS3 का होल 6 Cl6 दिख रहा होगा. इंपेरिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए ना, तो इन तीनों कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा होगा कंपाउंड का, वो डिफरेंट दिख रहा होगा. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को ना हम, या ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना? ये ट्रू आइसोमेरिज्म की तरह एक्ट नहीं करता है. ये इंपेरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे बनाया गया आइसोमर है ना? कि एक मोनोमेरिक यूनिट था, हमने उसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करते गए, क्या बन रहा है अपने को, पॉलीमर बनता हुआ जा रहा है ना? तो ऐसे आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म यूज करते हैं. ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार. कॉम्प्लेक्स भी पॉलीमर बनाते हैं क्या क्या फिर से बोलो. कॉम्प्लेक्स भी पॉलीमर बनाते हैं. हाँ बना सकता है. जैसे मान लो कि डाइमर आप बनाते हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो रहता है ना, वो मोनोमर के फॉर्म में स्टेबल नहीं था ना. हेलो. हाँ उसको भी तो बोलते हैं. उसी को अगर बना सकते हैं, आगे अगर कहीं पे भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ गया तो बहुत सारा बन सकता है. ठीक है सर. सर आप एलाइल और साइक्लोप्रोपाइल वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, एक बार फिर से बोल दीजिए. क्या क्या फिर से बोल. एलाइल और साइक्लोप्रोपाइल वाला जो, अरे एलाइल और साइक्लोप्रोपाइल था ना, पढ़ा था ना भाई, कि एक जो रिंग रहे और एक डबल बॉन्ड रहे, तो रिंग चेन आइसोमर के लिए यही कंडीशन था ना, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिमिलर होना चाहिए. हेलो. अगर किसी कंपाउंड में एक ही आ गया है तो भाई इस दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं होगा. हाँ सर ये ठीक है. हेलो. अब एलाइल का मतलब एक वैलेंसी फ्री है, तो इसका भी एक वैलेंसी हमें फ्री दिखाना पड़ेगा. फ्री का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे भी क्या बोलोगे, एक वैलेंसी फ्री है, मतलब कुछ पे चार्ज आ रहा होगा. क्लियर? हाँ सर. चलिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप है ना, हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. अब हम सेकेंड टाइप पे मूव करेंगे, है ना? दैट टाइप इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कोऑर्डिनेशन में, स्टीरियो में ही पूछा जाएगा आपसे, है ना? कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितने होंगे, ये पूछ लेता है. कितने जीआई बना रहा है, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ओआई का फॉर्मेशन करेगा. तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है. स्ट्रक्चरल पे भी अपने को फोकस करना रहता है. स्ट्रक्चर से भी पीवाईक्यू में रिसेंट ईयर में, लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो हर साल आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें अपन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ना अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. तो पहले अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को. ये होता क्या है भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है, हमें उन कंडीशन को ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा. अगर ये कंडीशन कहीं पे फुलफिल नहीं होगा, देन आप क्या बोलोगे, कंपाउंड जीआई का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है
है ना। तो कंडीशन ये होता है कि एटलीस्ट वन पोजीशन हैज its adjacent and anti-position कहीं पे भी अगर जीआई मेरे को कैलकुलेट करना है ना, तो हर जगह हम इसी कंडीशन से थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट के रेफरेंस में एडजेसेंट और एंटी पोजीशन अगर दिख गया, दैट मींस वो कंपाउंड जीआई शो कर सकता है। अब ये दोनों पोजीशन कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ना, हमें उस पर फोकस करना है कि सपोज अगर मान लो मैं कोई एक कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, किस किस कोऑर्डिनेशन नंबर में जीआई की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो सबसे मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 2 दिखना चाहिए पहला कंपाउंड में। तो ये मान लो मैं मेटल कैटायन रख रहा हूं और इधर 2 लिगेंड है। अब एडजेसेंट और एंटी का मीनिंग क्या हुआ? एंटी का मतलब हम ये बोलते हैं कि 180 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए, और एडजेसेंट का मतलब क्या बोलोगे? 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए, है ना। तो हर जगह हमें 90 और 180 एंगल सर्च करना है। अगर किसी एक पोजीशन के रेफरेंस में 90 डिग्री एंगल भी 90 डिग्री एंगल पे भी कोई लिगेंड अगर दिख रहा है और 180 पे भी अगर दिख रहा होगा, है ना, देन हम वहां पे ये बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जैसे मान लो कि इस कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें, तो यहाँ पे इन दोनों लिगेंड के में आपको एंगल कितना दिख रहा होगा? 180। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों ही लिगेंड ना एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है, बट एडजेसेंट पोजीशन है ना वो इस कंपाउंड में नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि नो एडजेसेंट पोजीशन, सो दिस कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो जीआई। नो एडजेसेंट पोजीशन, है ना, so this complex do not show GI। ये लॉजिक सबको समझ में आया ना भाई? नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जब अपन ने बॉन्डिंग पढ़ा था ना, तो प्लेन ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाते थे अपन, है ना। बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। अब ये अगर 120 पे है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसके एंटी पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसके भी एंटी पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसके भी एंटी पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंटी पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। मैं इसी वाले पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे एडजेसेंट की जगह क्या लिख दूंगा? एंटी लिख देता हूँ, है ना। नो एंटी पोजीशन so this complex do not show GI। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जीआई पॉसिबल नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी जीआई की बात अपन नहीं करते हैं। तो पहली बार जो जीआई मिलता है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मिलता है। क्यों मिलता है उसका लॉजिक अपन सीखते हैं। यही लॉजिक से, है ना, कि एंटी और एडजेसेंट दोनों दिखेगा ना तभी हम क्या बोलेंगे भाई, जीआई एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं दिखेगा देन हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना हमारे पास 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर प्लेनर, है ना। टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर प्लेनर। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसमें जीआई पॉसिबल होगा, किसमें जीआई पॉसिबल नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब आपने बनाया है ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम ये बोलते भाई थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, है ना। नीचे क्या रहता है, एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर और ऊपर एक और बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड के थ्रू हम तीनों को अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम एंटी पोजीशन सर्च करें ना तो इस सेल का एंटी पोजीशन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इस सेल का एंटी पोजीशन खाली है भाई, इस सेल का भी एंटी पोजीशन खाली है ना, और इसका भी एंटी पोजीशन खाली है। इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहीं पे अगर हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखता है ना, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी आप ऑलवेज क्या बोलोगे, जीआई शोर करने की टेंडेंसी शो नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
बट अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ड्रॉ करूँ ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब भाई कुछ ऐसा अपन ड्रॉ करते हैं ना, ये भी अपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है ना, कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसा रहता है, ऐसा रहता है। अब ये चारों बॉन्ड जो है ना वो स्क्वायर के 4 टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहे होंगे, है ना, और इनका एंगल अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री है ना, ये क्या दिख रहा होगा आपको, 90 डिग्री। और ये जो एडजेसेंट पोजीशन पे टर्मिनल वाले ग्रुप दिख रहे होंगे, इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। तो मैं जिसको सेम कलर से मार्क कर रहा हूं ना, हम क्या बोलेंगे भाई, या किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं अपन। सपोज अगर मान लो कि मैंने जिसको येलो कलर से मार्क किया ना, ये रेफरेंस लिगेंड है। अब रेफरेंस लिगेंड के रेफरेंस में ना हम क्या ढूंढेंगे, एक एडजेसेंट पोजीशन ढूंढ रहे हैं और दूसरा एंटी पोजीशन ढूंढ रहे हैं। तो ये जो मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर से मार्क किया ना, ये भाई इसका एडजेसेंट पोजीशन हो गया, है ना, कि दिस पोजीशन इज 90 डिग्री फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, है ना, ये एडजेसेंट है। और जो 180 डिग्री पे अपने को दिख रहा है ना लिगेंड, है ना, इसको मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये एंटी है ना। क्यों एंटी है, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या दिख रहा होगा आपको, 180 डिग्री दिख रहा होगा। तो जो हमारा प्राइमरी कंडीशन था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए, रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे एक एडजेसेंट और एक एंटी पोजीशन अगर दिख रहा है किसी भी कंपाउंड में, दैट मींस दैट कंपाउंड कैन शो DI। तो ये पहला स्ट्रक्चर मिला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर, है ना। टेट्राहेड्रल शेप में कभी भी GI पॉसिबल नहीं होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो GI शो करता है वो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। भाई किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। तो मैं एडजेसेंट और एंटी पोजीशन को ना यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ, जब भी अगर आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना, तो एडजेसेंट में क्या क्या देखना है आपको और एंटी में क्या क्या लोकेशन देखना है ना। एडजेसेंट पोजीशन को ही ना एक अदर टर्म से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिक्स पोजीशन, है ना, सेम साइड वाला कंडीशन। और जो एंटी रहता है ना, एंटी के लिए हम क्या बोल देते हैं भाई, ट्रांसपोजिशन की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर वाले को कुछ नंबर से मार्क अगर कर दूं, सपोज इसको मैं बोल देता हूं ये नंबर 1 है, ये अपना नंबर 2 दिख रहा हो, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो अगर मैं सिस के रेफरेंस में बात करूं ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो सिस होगा, 1 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है ये भी सिस होगा, है ना। या 1 2 से हम आगे की तरफ ही मूव कर जाते हैं, भी सिस होगा, है ना। 3 4 की अगर बात करें ये भी सिस होगा, है ना। 4 और 1 की बात करें ये भी सिस होगा। सेम अगर एंटी की अगर बात करें, 1 के रेफरेंस में जो 3 है वो एंटी है, और 2 के रेफरेंस में जो 4 है वो क्या होगा, एंटी हो जाएगा। तो हमेशा हमें एंगल देखना है कि अगर 90 डिग्री एंगल पे रहे ना, दैट मींस वो एडजेसेंट पोजीशन है, दैट इज सिक्स पोजीशन। और 180 डिग्री एंगल पे अगर कुछ लिगेंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे भाई, वो ट्रांस पोजीशन है, दैट इज एंटी पोजीशन। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबका? ये पॉइंट क्लियर है? तो आप लोग जो गलत करोगे ना क्वेश्चन, वो यहीं पे करने वाले, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा रहता है, बॉन्ड एंगल बोल देगा 109 डिग्री 28 मिनट है, कितने GI शो करेंगे, है ना। तो आपको याद रहता है भाई ये शो कर देगा GI, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंटी और किस पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करते, एंटी और एडजेसेंट पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, है ना। GI किसके केस में पॉसिबल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर के केस में पॉसिबल होगा। क्लियर? अरे बोल तो हाँ या ना? हाँ सर। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री था ना, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। सर 5 5 के कंपाउंड पॉसिबल नहीं होते ज्यादा, है ना, इसलिए उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं अपन, ठीक है। हेलो हेलो ठीक है सर।
में एक जगह मिलेगा, है ना, एक कंडीशन में बता दूं, अभी बता ही देता हूँ। FeH2O5 ऐसा हाँ मैं बता रहा हूँ। अब 5 की अगर बात करोगे ना, तो 5 के केस में ना भी दो ज्योमेट्री पॉसिबल होंगे, है ना। कौन कौन से ज्योमेट्री? एक ज्योमेट्री क्या होता है भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, केमिकल बॉन्डिंग में जो आपने पढ़ा है। हाँ सर। और टीबीपी में भाई कहीं पे भी आपको एंटी और एडजेसेंट तो दिखेगा नहीं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो है ना, तो भाई कभी भी जीआई फ्लो करने की टेंडेंसी वो नहीं करेगा। अब वो कहाँ पे हो सकता है ना, जहां पे स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, है ना। यहाँ पे भी अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल में ना 1 2 3 ये 4 लिगेंड है ना। और एक बॉन्ड में यहाँ पे बना देता हूँ। इसके रेफरेंस में ना आप क्या बोलोगे, अगर मान लो इसको मैं फिर से रेफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एडजेसेंट रहा और ये इसका एंटी रहा, है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा कि इसका कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी है, शो कर रहा होगा। क्लियर है भैया? हेलो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में स्क्वायर पिरामिडल अगर ज्योमेट्री रहे ना, तो कोऑर्डिनेशन जीआई शो करने की टेंडेंसी शो करता है। अगर टीबी की ज्योमेट्री बना के दे दे देन आप क्या बोलोगे, वो जीआई शो करने की टेंडेंसी शो नहीं करने वाला। आप इस पॉइंट को कॉपी करिए, द नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं अपन। हाँ सर हो गया। देन अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ना ज्योमेट्री जो मिलता था वो ऑक्टाहेड्रल था। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को डिस्कशन करना है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ही ज्यादा फोकस करना रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हम स्क्वायर प्लेनर की ही बात करने वाले हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल पे ज्यादा फोकस रहेगा अपना, है ना। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, 4 भाई ये प्लेन में है, एल लिगेंड, ये भी रहा लिगेंड और ये रहा लिगेंड, एंड दो बॉन्ड एक परपेंडिकुलर, है ना। तो ये भी एक परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। इसे एक रेफरेंस को एज्यूम करिए, ये रहा लिगेंड, है ना। इसका एडजेसेंट कौन सा दिख रहा होगा आपको, ये है। और एंटी कौन सा दिख रहा होगा, ये वाला एंटी दिख रहा होगा, है ना। तो एडजेसेंट और एंटी अगर दोनों पोजीशन अगर अपने को दिख रहा होगा, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो जीआई शो करने की टेंडेंसी शो करेगा। ये एडजेसेंट रहा, ये रहा एंटी लोकेशन, है ना। तो ये जीआई शो करता है। ये हो गया कॉपी सबका? हाँ सर। ओके। वन बाय वन इन्हीं दोनों पॉइंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लिखना है जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जिस ज्योमेट्री की बात करने वाले वो है स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर में जो पहला स्ट्रक्चर अपन देखेंगे ना,
तो वो MA4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, है ना। कहीं पे अगर मैं MA4 लिख रहा हूँ ना, तो एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोडेंटेट लिगेंड को, है ना। अगर मैं कहीं पे भी स्मॉल में कुछ अगर लिखता हूँ, है ना, मेटल के सराउंडिंग में, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है एंड सेम नेचर के मोनोडेंटेट लिगेंड थे। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो ये M है, ये A रहा, यहाँ पे भी हम A बना रहे हैं, ये भी रहा अपना A और ये भी रहा अपना A। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ना कंपाउंड के कम से कम दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। अगर मान लो मैं किसी भी लिगेंड की पोजीशन को इंटरचेंज करता हूँ और हमें अगर डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री अगर ऑब्टेन होते हैं, है ना, तभी हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ज्योमेट्री में कुछ भी डिफरेंस अगर नहीं दिखा, दैट मींस वो जीआई की तरह एक्ट नहीं करने वाला है। तो अगर MA4 की अगर बात करें, तो मैं किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, सपोज अगर मान लो ये है ना, इसको मैं इनसे इंटरचेंज करूंगा तब भी इसके ज्योमेट्री में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसको अगर मैं इससे इंटरचेंज करूंगा तब भी इसके ज्योमेट्री में कोई भी इंटरचेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक कहीं पे भी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, है ना, तब तक अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी शो नहीं करने वाला। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट है अपना MA3B। ए और बी भी मोनोडेंटल लिगेंड है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ए, ये भी अपन ए रख देते, ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी, है ना। तो मैंने यहाँ पे ए और बी को कहाँ रखा है, एडजेसेंट पोजीशन पे। और एक और पॉसिबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं, है ना, कि क्या भाई दो जीआई की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी दिखेगा देन हम क्या बोलेंगे, भाई जीआई शो करेगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिखा देन हम क्या बोलेंगे, जीआई शो करने की टेंडेंसी शो नहीं कर रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों की अगर बात करूं ना, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में मैं ये बोल सकता हूं कि जिसको अपन ने रेफरेंस लिया था ना, उसके रेफरेंस में एक ए एडजेसेंट पे था। एक सेकंड वेट करिए ना, एक ये ए एडजेसेंट पे है, एक ए एंटी पे था, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। और बी जो है ना, बी के रेफरेंस में दो ए एडजेसेंट पे है, एक ए एंटी पे है। अभी मैं बी के रेफरेंस में ही बात कर रहा हूँ, तो बी के रेफरेंस में दो ए एडजेसेंट पे दिख रहा होगा और एक ए एंटी पे दिख रहा होगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना भाई, वो सिमिलर है। इस कंडीशन में भी ना ये कॉम्प्लेक्स जीआई शो नहीं कर रहा होगा। बोथ स्ट्रक्चर आर सेम, so this compound denotes so GI. So this compound denotes so GI. ये पॉइंट क्लियर है भाई, सबने कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। देन नेक्स्ट कंडीशन है MA2B2। MA2B2, इसमें बताइए क्या ये जीआई शो कर देगा? तो आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, बताने हैं कि क्या ये जीआई शो करेगा। हेलो, बनेगा। मैं ए ऐसे रख दे रहा हूँ, है ना। तो और दूसरे कंडीशन में ना इस ए को इधर शिफ्ट कर देता हूँ।
तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को एक बार कंपेयर करूं ना, ए के रेफरेंस में ए स्पेस पे है ना, ये एडजेसेंट पोजीशन, और यहाँ पे ए के रेफरेंस में ए जो है ना वो एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे ए के रेफरेंस में बी भी क्या था, एडजेसेंट था। अब ए के रेफरेंस में एक ए और एक बी एडजेसेंट है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ए के रेफरेंस में दोनों बी एडजेसेंट है, दैट मींस ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। और जब भी अगर कहीं पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बने ना, देन किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि ए के रेफरेंस की बात करें तो ये ए के रेफरेंस में सिस है ना, और ये ए के रेफरेंस में क्या बोलोगे, ये ट्रांस स्ट्रक्चर होगा। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आया है, सो अपन ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, है ना। दिस कॉम्प्लेक्स will show जीआई। ये लॉजिक को समझ में आया? हाँ सर। नोट डाउन करिए। अब इस पे एक जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सिस प्लेटिंग पूछता है। सिस प्लेटिंग क्या जीआई शो करता है? तो सिस प्लेटिंग के जीआई शो करवाने के लिए ना हमें इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा देन हम जीआई की बात नहीं कर पाएंगे। PCCl2 क्या क्या फिर से बोलिए। सर कॉमन नेम कितने सारे याद रखना पड़ेगा? भाई पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना रिसेंटली आपको याद रखने पड़ेगा। ठीक है सर। है ना, जैसे फेरोसिन हो गया, सिस्प्लेटिन हो गया, है ना? वही सब याद रखने हैं आपको, है ना। यूरेसिल ऐसे कर। हाँ हाँ, वो सब याद रखने हैं आपको। ठीक है सर। इसमें अगर हम देखेंगे ना तो दो A2B2 टाइप का ये स्ट्रक्चर है, तो ये सिस ट्रांस शो करने की टेंडेंसी शो कर रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लेक्स लेना, तो फिर मैं MABCD अगर ले लेता हूँ, तो MABCD में चारों लिगेंड अगर डिफरेंट नेचर के हो ना, तो एडजेसेंट और एंटी वाला कंडीशन अपन लिख सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। हर जगह कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं बना रहा, नॉर्मली लिख दे रहा बस ABCD, है ना। किसी भी एक पॉइंट के रेफरेंस में हम बात कर लेते हैं, है ना। देखिएगा कैसे अपने को ड्रॉ करते हैं। मैं हर जगह एक को फिक्स कर दे रहा हूँ और बाकी तीन ग्रुप में के पोजीशन में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं एक ही एंटी में बी को रखा हूँ, एक ही एंटी में सी को रखा और एक एंटी में डी को रखा, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमें दिख जाएगी, है ना। ईच एंड एवरी केस में ना हमने ए को फिक्स कर दिया है। ए को अगर फिक्स करोगे तो एंटी में बी रह सकता है, या एंटी में सी रह सकता है, या फिर एंटी में डी रह सकता है। अब जो भी रिमेनिंग ग्रुप बचा ना, या जो भी रिमेनिंग लिगेंड बचा है, मैं उसके पोजीशन को कहीं फिक्स कर दे रहा हूँ, देखना। तो अगर मान लो मैं कहीं पे सी यहाँ रख दूं, डी यहाँ पे रख दे रहा हूँ। दूसरे कंडीशन में डी को हम फिक्स कर दिया हूँ, बी और सी में इंटरचेंज कर दीजिए। तीसरी कंडीशन में सी और डी को आपने इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स का ना टोटल तीन ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। ए को मैंने फिक्स रखा है, एंटी पोजीशन पे या तो बी रख सकते हैं, या तो सी रख सकते हैं, या तो डी रख सकते हैं, है ना। तो टोटल तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब इन तीनों पॉसिबिलिटी के बेसिस पे जो रिमेनिंग दो लिगेंड बचे ना, उन लिगेंड के पोजीशन को हमें फिक्स करना है। तो पहले वाले में मैंने सी डी को एंटी बना दिया है, दूसरे में मैंने बी डी को एंटी बनाया, सी डी एडजेसेंट पे दिख रहा होगा, और तीसरे वाले कंडीशन में मैंने सी और बी को एंटी बना दिया है ना, जो कि कहीं पे दिख नहीं रहा था अपने को। तो टोटल अपन क्या बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, है ना। तो ये कंपाउंड जीआई शो करता है, एंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो 3 जीआई पॉसिबल होंगे। क्लियर है भाई? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि जीआई आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।
GI also known as इस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, है ना? इस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये मोनोडेंटेट लिगेंड के जो भी पॉइंट थे ना वो अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। आफ्टर दैट अपन अब डिस्कस करने वाले हैं बाइडेंटेड लिगेंड की, है ना? तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। सर बोलिए। सर अगर ए बी को और सी डी को दोनों को इंटरचेंज कर दे तो एक और पॉसिबिलिटी आ सकता है। किसको? ए और बी को और सी और डी को दोनों एक साथ इंटरचेंज कर देख लीजिए, अगर एडजेसेंट एंटी अगर रहेगा तब हो जाएगा। एडजेसेंट और एंटी अगर डिफरेंट आ रहा है तो हो जाएगा। आई थिंक होना नहीं चाहिए, होता तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर देता हूँ। आप ड्रॉ करके देखिए सर। सर ए टू बी सी नहीं सोच सकते एक केस? ए टू बी सी में पॉसिबिलिटी रहेगी, देख लेते हैं एक बार करके। हेलो, सेम ऐसा ही बनेगा। हेलो, हाँ सर बोलिए। ए टू बी टू वाला ही फंडा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। आप ड्रॉ करके देखोगे ना ए टू बी सी में क्या दिखेगा आपको, या बी और सी को आप एडजेसेंट पे रखो, यही करोगे ना, और बी और सी को एंटी पे, तो सिमिलर टाइप की ही ज्योमेट्री बनेगी। और कुछ करने से राम। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं अपन बाइडेंटेड लिगेंड के केस में, है ना? MA2 पहला मैं लेके चलता हूँ लिगेंड, है ना? MA2। अब कहीं पे अगर मैं ऐसा कुछ लिगेंड लिखता हूँ ना MA2, ए और ए बॉन्ड जो रहेगा ना ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। कहीं पे अगर मैं कैपिटल में ए बी लिखूंगा ना तो उसका मतलब होगा अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। ये है सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, है ना? पहला स्ट्रक्चर अगर देखेंगे सिमेट्रिक बाइडेंटेड में तो ये है ए, ये रहा ए, इधर भी ये है, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। बाइडेंटेड का मतलब जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना वो चिलेटिंग रिएजेंट होते हैं, है ना? तो मैं इसको डायरेक्टली अटैच कर दिया हूँ। अब इसमें अगर हम कहीं भी किसी भी पोजीशन को अगर इंटरचेंज करेंगे ना तो इंटरचेंज करने से कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर अपने को नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि MA2 जो होता है ना ये GI शो नहीं करेगा, तो नोट शो GI। नेक्स्ट, अगर मैं एक बाइडेंटेड लिगेंड रखता हूं और दो मोनोडेंटेड सिमिलर टाइप के लिगेंड अगर मैं रख दूं, और इस कंडीशन में अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, डिसाइड करते हैं क्या होगा या नहीं होगा, तो ए को मैंने इधर रख दिया है और बीबी को मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना? अब जब भी अगर चिलेटिंग लिगेंड रहते हैं ना वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना? एंटी पोजीशन पे ये कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसा बॉन्ड हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? क्योंकि रिंग बनाने के लिए दोनों लिगेंड जो रहे ना वो सेम टाइप से ही अटैक करने की पॉसिबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है, और ये अगर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और सिंगल स्ट्रक्चर के केस में जीआई की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो डू नॉट शो जीआई, है ना? मैं इस पॉइंट को नोट में भी लिख देता हूं। चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई, चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई adjacent position,
नेक्स्ट है MAB2, है ना। अब AB2 का मतलब है ये है बाइसिमेट्रिक, सॉरी अनसिमेट्रिकल bidentate ligand, unsymmetrical bidentate ligand। तो ये ए बी है और ये भी है ना। अब जब भी अपन बात करते हैं ना कि जो चिलेटिंग रिएजेंट रहता है ना, या जो चिलेटिंग लिगेंड है, वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे ही कंबाइन करेगा। तो मैं ए और बी के पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना, जो लिंकेज था। अब इनकी अगर बात करें ना अपन, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके रेफरेंस में एक एडजेसेंट पोजीशन है और एक एंटी पोजीशन है, ठीक है। और इसी के रेफरेंस में अगर बात करें ना, तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट पे कुछ और दिखा है, एंटी पे कुछ और दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ना, हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल दिख रहा है उनका। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ इसको कॉपी करिए एक बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है MAB2। क्या इस केस में GI पॉसिबल होगा? नहीं देन एक और क्वेश्चन आपको ही बताने हैं, MAB में क्या GI पॉसिबल होगा? देन MABCD में क्या GI पॉसिबल होगा? ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। लास्ट के दोनों सेम नहीं है। भाई मैं पूछ रहा हूँ आपके, क्या ये GI दो करेगा? एक बार ड्रॉ करके देखिए, अगर हो रहा होगा तो कर दे। हाँ सर कर रहा कर रहे हो, कर रहे हो। लास्ट तुम। सबका भाई आंसर ये आया है, लास्ट दो कर रहे हैं, पहले का छोड़ के बाकी तो कर रहा है। पहले का छोड़ के बाकी दो कर रहे हैं। ओके, करने देते हैं इसको फिर। अब इसमें तो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, डू नॉट शो GI, है ना। क्यों नहीं कर रहा है वो भी लॉजिक में लिख ही लेते हैं, है ना। MAB, ये है B और B, और एडजेसेंट पोजीशन पे ही चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज रहते हैं, है ना। ये तो बना नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी तो रहेगी नहीं। और ये स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI। देन MABBC की अगर बात करें, तो जो चिलेटिंग लिगेंड है उसको मैंने एडजेसेंट पे रख दिया। ये B है और ये C दिख रहा होगा आपको। और नेक्स्ट केस में मैं चिलेटिंग लिगेंड के पोजीशन को चेंज नहीं किया है, A और B यहीं पे है, और C और B को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड कैन शो GI एंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विल बी 2। देन MABCD की अगर बात करें,
ये भी BC जैसा ही होगा। है ना? अगर मैं दोनों ही बाइडेंटेड ले लूं, तो कुछ अगर मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CD, ये भी बाइडेंटेड। इस कंडीशन की अगर बात करें ना, तो ये CD हो जाएगा और यहाँ पे DC। तो दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड अगर लिगेंड रहा ना, तो इस कंडीशन में भी GI की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप क्या बोलोगे? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी थी, अपने ईच एंड एवरी टाइप डिस्कस कर लिया है। देन अपन अब मूव करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम कैसे कैलकुलेट करें। आप लोगों ने अगर इसको कॉपी कर लिया हो तो नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करता हूँ। हाँ सर The next octahedral geometry, that is coordination number 6. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था। 1 2 3 4 कुछ ऐसा ही ज्योमेट्री हमें दिखता है ऑक्टाहेड्रल में। ये है लिगेंड और ये रहा लिगेंड। ऑल पोजीशन आर सिमिलर, है ना? ऑक्टाहेड्रल में आपने पढ़ा होगा कि ऑल पोजीशन आर सिमिलर, है ना? मैं किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मार्किंग। सपोज अगर मान लो मैं इसको 1 दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, ये 2 है, ये 3 रहा अपना, ये 4 है, ये 5 रहा और इसको 6 वगैरह जुड़ सकता है। तो इस ज्योमेट्री के बेसिस पे अगर मैं सिस और एडजेसेंट पोजीशन अगर कैलकुलेट करता हूँ, कौन कौन सा पोजीशन सिस या एडजेसेंट है। 1 2 को क्या बोलेंगे भाई? सिस। 1 3 को भी क्या बोलेंगे? सिस। 1 4 को भी क्या बोलेंगे अपन? सिस। एंड 1 5 को भी क्या बोलेंगे? सिस, है ना? अगर 2 के रेफरेंस में बात करें तो 2 और 3 क्या है? सिस है। 3 और 4 भी आपस में क्या दिख रहे होंगे आपको? सिस दिख रहे होंगे। 4 और 5 भी आपस में क्या दिख रहा है? सिस दिख रहा होगा। 5 और 2 भी आपस में क्या दिख रहे होंगे? सिस दिख रहे होंगे आपको। 6 और 3 भी आपस में क्या है? सिस है। 6 और 2 भी क्या है? सिस है। 6 और 4 भी क्या है? सिस है। एंड 6 और 5 भी क्या है? सिस है ना? तो ये सारे सिस पोजीशन दिख रहे होंगे आपको। अगर एंटी की बात करें ना, एंटी और ट्रांस पोजीशन, तो एंटी और ट्रांस का मतलब है 180 डिग्री एंगल। एक 1 और 6 अपने को एंटी दिख रहा होगा, एक 2 और 4 अपने को एंटी दिख रहा होगा, और तीसरा 3 और 5 अपने को एंटी दिख रहा होगा। तो जहां जहां पे 180 वाला पोजीशन अगर दिख जाए ना, तो हम उसको एंटी बोलेंगे। 90 डिग्री कहीं पे दिख रहा है तो हम सिस की बात करने वाले। अब इसी में अगर मैं पहला ज्योमेट्री अगर लेके चलता हूँ कि सपोज अगर मान लो कि कहीं पे MA6 अगर दिख जाए, तो क्या MA6 में GI शो होगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं, डू नॉट शो GI। भाई डायरेक्ट लिख दूं, डू नॉट शो हाँ सर जी, है ना? क्योंकि किसी भी पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज करोगे ना, तो आपको कोई भी डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो MA6 में GI की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। सेकेंड कंडीशन, MA5B अगर आ जाए, तो इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं? डू नॉट शो GI। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। किसी भी एक को B से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ये भी GI शो नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है MA4B2। अब अगर MA4B2 के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो हमेशा ना कभी भी अगर मान लो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहीं पे अगर आपको दिख रहा हो, तो जो भी मिनिमम नंबर ऑफ लिगेंड रहे ना, आप उसी के रेफरेंस में GI कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो ये
4 और B2 है, तो लेस नंबर में कौन सा दिखा आपको? B दिख रहा होगा, है ना। तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे ना वो B के रेफरेंस में करेंगे, है ना। इससे स्ट्रक्चर में रिपीट होने के चांसेस कम दिखेंगे आपको। तो पहला कंडीशन है कि मैंने दोनों B को कहाँ रख दिया? एडजेसेंट पे। अब ये भी इसका एडजेसेंट है, ये भी इसका एडजेसेंट है, ये भी इसका एडजेसेंट है ना। बाकी मैं इसके रेफरेंस में यहाँ भी रखूं तब भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसके रेफरेंस पे यहाँ रखूं तब भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसके रेफरेंस पे यहाँ रखूं तब भी यही स्ट्रक्चर बनने वाला है ना। तो ये 3-4 पोजीशन ही इसके एडजेसेंट थे, तो इन चारों में आप कहीं पे भी बी को प्लेस कर सकते हो। अब अगर मेरे को एक एंटी पोजीशन रखना है, एंटी का मतलब क्या होगा? बी और बी में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। इस कंडीशन में 4 ए मेरे को कहाँ रखने पड़ेंगे? इस साइड में रखने पड़ेंगे, है ना। और इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग टू बी का एक एडजेसेंट पोजीशन भी था और बी का एक एंटी पोजीशन भी दिख रहा होगा। दैट मींस ये स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा। बट यहाँ पे जब भी अपन ट्रांस की बात करेंगे ना, तो मैं ये बोलूंगा ये ज्योमेट्री होगा बी एंड पी। ये ज्योमेट्री ट्रांस है, बट कब ये ट्रांस है? तो विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी, है ना। अगर बी और बी जिसके रेफरेंस में अपन सिस और ट्रांस डिफाइन करेंगे, बॉन्डिंग एंगल का फंडा वही रहना चाहिए। 90 डिग्री है तो सिस, 180 डिग्री अगर आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? वो ट्रांस होगा। इस पॉइंट को कॉपी करिए, इस पॉइंट को कॉपी करिए। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है MA4BC, है ना। तो मैं इसमें भी यही सेम टाइप का ज्योमेट्री ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग को तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं एक जो बी अपन ने लिखा था ना उसको सी से रिप्लेस कर देता हूँ। ये बीसी के रेफरेंस में सिस है और ये बीसी के रेफरेंस में ट्रांस है। नेक्स्ट है अपना A4 और A3B3 कर देते हैं। A3B3 अब इसका लॉजिक एक बार समझना है आप लोगों को। कहीं पे भी अगर मान लो कि 3 सिमिलर टाइप के लिगेंड अगर आ जाए, तो इन तीनों को जो अरेंज करने का तरीका होता है ना, कि हम सिमिलर लिगेंड को ना सिमिलर फेस पे अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 ए और 3 बी दिख रहा होगा अपने को। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब इसका जो शेप है ना वो ऑक्टाहेड्रन की तरह होने वाला, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रन बना रहा हूँ, देखना। मैंने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, और ये दोनों भी एक दूसरे के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको एक फेस दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रन का, ठीक है। तो जब भी अगर मान लो कि सिमिलर नेचर के लिगेंड ना सेम फेस पे एग्जिस्ट करता हो, तो उसके लिए एक स्पेशल नेमिंग अपन लिखते हैं, एंड दैट नेमिंग इज नोन एज फेसियल, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको फैक्ट। ये है फेशियल, और इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? फैक्ट, है ना। और अगर मान लो मैं 3 सिमिलर टाइप के लिगेंड को सेम फेस पे अगर नहीं रख रहा हूं, और उसके हेल्प से अगर मैं कोई ऑक्टाहेड्रन बना रहा हूं, है ना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। इसका नेमिंग क्या होता है? मेरिडोनियल। और मेरिडोनियल को शॉर्ट फॉर्म में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मर्ज से, ठीक है। एक सिंपल सा बेसिक फंडा हमें ये याद रखना पड़ता है कि अगर सेम टाइप के लिगेंड सेम फेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे, है ना, फेसियल। मैं लॉजिक पे लिख दे रहा हूं कि 3 सिमिलर लिगेंड ऑन सेम फेस, 3 सिमिलर लिगेंड on same face, on same face, यहाँ पे क्या लिखेंगे? when ligands are not same, है ना। अगर सेम फेस पे सेम टाइप का लिगेंड अगर नहीं रहे ना,
उसको मर बोलते हैं। जब सेम रहा तो इसके लिए थेट यूज करते हैं। इस पॉइंट को कॉपी करिए। पॉइंट को कॉपी करिए। हाँ सर। हो जाए तो बता देना भाई। हो गया। ओके। यानी इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एक मेंस 25 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपको ये बताना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पेकमर आइसोमेरिज्म फ्लो कर रहा है। 11 4 बजे वाला जो क्लास है वो है 5 नंबर में। ये पूछ लीजिए कहाँ खुलेंगे, आएंगे तब तो। आपका बच्चे সবই অন করে দিই নাকি এত বড় ছয় অন করে দিই। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। पहला कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल प्राइस Cl3। सेकेंड ऑप्शन गिवन था CO NH3 का 4 Cl2 एक पॉजिटिव चार्ज। थर्ड ऑप्शन गिवन था CO En3 इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज है। एंड डी ऑप्शन गिवन था CO En2Cl2। आंसर तो आ ही गया होगा, क्या होगा भाई आंसर? ऑप्शन 1। एक और मर्ज को करने के लिए कम से कम 3 आइसोमर क्या हो, 3 लिगेंड कैसा होना चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, है ना। तो 3 लिगेंड कहाँ पे सिमिलर दिख रहे होंगे आपको? ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर भाई? हेलो। सेम क्वेश्चन मींस 23 में भी पूछा गया है ना। CO NH3 का होल प्राइस NO2 का होल प्राइस। बी ऑप्शन था COEN3। सी ऑप्शन COEN2Cl2 एंड डी ऑप्शन PTNS3 का होल प्राइस Cl2। Which complex can show Beckmer isomerism? इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। बेकमर शो होने के लिए कंडीशन 3 आइसोमर 3 लिगेंड जो है ना वो सेम नेचर का होना चाहिए, तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस 24। क्वेश्चन था a complex MABXL where AB, X and L are monodentate ligand, where AB, X, L are monodentate ligand and hybridization of complexes sp3, then number of GI exhibited by the complex H. 0 complex H. Answer so 0 इज करेक्ट आंसर। 0 करेक्ट है क्योंकि भाई sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल था, है ना। और टेट्राहेड्रल में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। क्लियर है भाई?
हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। सर एक चीज पूछे। पूछिए। सर वो जो COAN होल टू Cl2 का एक स्ट्रक्चर में क्या वो मेरीडियोनल बना सकता है? मतलब फेशियल तो नहीं बन रहा उससे, लेकिन मेरीडियोनल तो बन रहा है अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो। मेरीडियोनल कैसे बनेगा भाई? जब भी जो एडजेसेंट रखो, जब भी अगर चिलेटिंग रिलेटेड रखना हो एडजेसेंट पे रखना है, ठीक है। मेरीडियोनल तो बन रहा है ना। यानी मेरीडियोनल का मतलब ये बोल सकते हैं ना, एडजेसेंट पे रखोगे तो दोनों का पार्ट हो गया ना। हेलो। देखो ये आप बोल रहे हो ना, ये EN। हेलो। हाँ सर। जैसे आप कहीं पे अगर मान लो इन दोनों का बना रहे हो, इन दोनों का बना रहे हो, तो EN2 कहाँ पे रखोगे आप? ये बोल रहे हो आप, क्या EN2 इधर और CL। हेलो भाई, कुछ बोल कर। सर 2 EN और एक Cl ले लीजिए तो फिर वो बन रहा है ना मेरीडियोनल जैसा। अच्छा ये आप बोले कि ऐसा एक प्लेन है ना, ऐसा इसकी बात कर रहे थे। हाँ ऐसा बोल रहे। जब भी बनेगा वो एक ही टाइप का है ना, मोनोडेंटेड के फॉर्म में बनता है ना। अच्छा सर ठीक। ये हम वहाँ पे नहीं बोल पाएंगे तीनों। अब यहाँ पे एक बाइडेंटेड ले रही हूँ, एक मोनोडेंटेड ना। अब बाइडेंटेड मोनोडेंटेड के साथ सेम फेस पे आप लेके चल रहे हो ना। ठीक है सर। देन एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया, द कॉम्प्लेक्स विच डिड नॉट शो GI। ये है मेंस 21 का। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो GI शो नहीं करेगा। CN5 NC माइनस का 3 है। सी ऑप्शन CO NS3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, एंड D ऑप्शन CO NS3 का होल 4 Cl2 इसके ऊपर प्लस चार्ज। द कॉम्प्लेक्स विच डिड नॉट शो GI। आंसर सर B। सबका आंसर B है भाई। हेलो, ऑनलाइन बच्चे एक बार कंफर्म करना आंसर क्या आया। बोलिए B लग रहा है। क्या आंसर भाई? B होगा। ये MA5B है ना। हाँ सर। ओके, तो MA5B में पॉसिबल नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? B हो जाएगा। ठीक है, देन अपन आगे मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो पहले ऑप्टिकल में बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, देन अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in octahedral complex, that is coordination number 6. Octahedral complex coordination number 6 था। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें क्या पहचानना है हर जगह, है ना। जैसे अपने GI में क्या देखा, हमें एक एडजेसेंट और एंटी पोजीशन अगर दिखेगा ना, तभी वो आइसोमर शो करेगा, है ना।
ऑक्टाहेड्रल में अगर हम देखेंगे ना तो अपन सिंपल लॉजिक ये लिखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो आपने मेरिज्म में पढ़ा था, यूएस में लिखते हो, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें हर जगह ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही लॉजिक लेके चलना है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन कैसे निकालते हैं, ये ऑर्गेनिक अपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, मैं पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये जो मैंने बना के रखा है, ये एक लिगेंड अगर एज्यूम कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल पोजीशन आर सिमिलर, है ना, टोटली ये 6 लिगेंड है और सेंटर में एक मेटल कैटायन था। अब ये जो दिखेगा ना आपको, तो ये जो 4 पार्ट में यहाँ पे बनाया हो ना, ये सेम प्लेन में रहता है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सबके साथ अटैच रहेगा, है ना, ये इस तरीके से अटैच रहेगा। सेम फंडा हम इसके लिए भी यूज करते हैं कि ये भी चारों के साथ अटैच रहता है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है पॉसिबिलिटी। पहला पार्ट अपन ये लेके चलते हैं कि सबसे अगर मैं कहीं पे भी ना, मैं डिफरेंट कलर का यूज कर ले रहा हूँ कि अपन इसके अलग अगर इसको कट करते हैं, है ना, अगर मैं इसको इसके अलॉन्ग अगर कट करता हूँ, इसको अलॉन्ग कट करने से क्या होगा, ये एक सेम प्लेन में रखा हुआ है और ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये कहीं मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है ऊपर परपेंडिकुलर और एक ये नीचे परपेंडिकुलर है। तो ये वाला इस पर हाफ पार्ट में डिसोसिएट हो गया, ये जो स्क्वायर था ना ये आधा पार्ट में डिसोसिएट हो गया, ये भी आधे पार्ट में डिसोसिएट हो गया। मेटल को भी हम स्क्वायर ही मान के चलते हैं तो ये भी आधा स्क्वायर बचा होगा। अब इधर वाले पार्ट में क्या दिखा, ये दो कंप्लीट स्क्वायर, ये हाफ स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ। सेम अगर इधर की अगर देख लोगे ना तो ये तीनों हाफ 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 में दिखा होगा, ये कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर दिखा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैं कहीं पे लिगेंड का नेचर सेम रहे ना, है ना, और यहाँ पे अगर मैं इसके अलॉन्ग अगर काटता हूँ तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को दिखने वाला है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिखा, दैट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? सेम लॉजिक, है ना, आप सेम स्ट्रक्चर बनाइए, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, तो किसी भी एंटी वाले पोजीशन से आप काट सकते हो, है ना। मैं इधर से भी कट कर सकता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप इधर से भी इसको काट सकते हो। देखिएगा, मैं इसके अलॉन्ग भी इसको कट कर सकता हूँ और इसके अलॉन्ग भी कट कर सकता हूँ। तो 3 जो पीओएस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जब भी अगर किसी कंपाउंड के में अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एनालाइज करना है ना, तो हम पहले इसके अलॉन्ग देखेंगे, पहली बात, है ना। कि अगर ये दिख गया तो हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसको कट करूं, है ना, उसको जो स्क्वायर बना हुआ है ना, प्लेन में रखा हुआ है, मैं उस स्क्वायर को 2 हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन से, उसके केस में भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, लॉजिक सीखना है देखो। तो कभी अगर मान लो कि जहां पे ये स्फीयर रखा हुआ है ना, मैं इन स्फीयर को हाफ पार्ट में कट कर दे रहा हूँ, ये 4 स्फीयर है, बॉल की तरह आप जूम करिए और इसके अलॉन्ग अगर काट दो तो यहाँ से भी हमें क्या दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। अब ऑल पोजीशन सिमिलर है तो मैं कहीं पे ऐसे काट सकता हूँ, है ना। ये भी क्या दिखेगा अपने को, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट कर रहा होगा। सेम लॉजिक, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं इसको, तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अलॉन्ग अगर काटेंगे ना, यहाँ से भी अगर मिरर इमेज 2 इक्वल हाफ दिखे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज रहे ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर पीओएस अगर आपको दिखता है, दैट मींस दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, है ना।
हो गया ड्रॉ भाई सबका? हाँ सर। चलिए देन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं अपन। अब इसमें भी फिर से वही हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स लेके चलने वाले हैं। मैं MA6 लेके चलूंगा। तो MA6 में हम क्या बोलेंगे भाई, POS दिख रहा होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, POS अपने को दिख रहा होगा, तो डिनोट फॉर GI, डिनोट फॉर OI, सॉरी GI तो हो गया, ये OI की बात कर रहे हैं, डिनोट फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर कहीं पे MA5B दिखा, MA5B में भी सेम लॉजिक हम लेके चल सकते हैं, है ना, कितने ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, ये भी OI को करने की टेंडेंसी को नहीं करेगा, डू नॉट टच OI, है ना। नेक्स्ट MA4B2 की अगर बात करते हैं, तो इस पर मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक पॉइंट लेके चलेंगे, कोई भी एक अगर अलग है ना, तो उसको कहीं भी ग्राफ के आप काट सकते हैं उसको, है ना। अब MA4B2 की अगर बात करें, तो MA4B2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाने वाले हैं, देखना भाई, ये रहा MA4B2, मैं इस पार्ट को A और B से रिप्लेस कर दे रहा हूँ एंड देन चेक करेंगे कि भाई इसमें POS है या नहीं है। अगर होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला। तो जो लॉजिक मैंने सिखाया था ना GI के कैलकुलेशन में, कि जिसका नंबर कम रहे ना, आप हमेशा पहले उसको सिस और ट्रांस के फॉर्म में अरेंज कर दो, है ना, या एडजेसेंट और एंटी के फॉर्म में आप उनको पहले अरेंज कर दो। तो एक बार मैंने AA को कहाँ रखा है, एडजेसेंट पे, एक बार AA को कहाँ रख दिया, एंटी पोजीशन पे। तो जो रिमेनिंग बचा ना लिगेंड, उसको आप प्लेस कर दीजिए A और ये रहा A। यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, A और A के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं कि क्या भाई POS है या नहीं है, तो सपोज अगर मान लो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग कट कर दे रहा हूँ, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग इसको मैं कट कर दूं, है ना। यहाँ पे मैं इस मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग कट कर देता हूँ, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग अगर कट करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में क्या दिखेगा, ये B, और नीचे वाले पार्ट में भी क्या दिखा, B, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी वही A है और A है, यहाँ से भी क्या दिखेगा अपने को, मिरर इमेज ही दिखेगा, है ना। तो ये है तो सिस ज्योमेट्री, बट इस सिस ज्योमेट्री में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिख रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये अपने बनाया था ट्रांस ज्योमेट्री, बट इसमें भी POS प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इस पॉइंट के बेसिस पे मैं एक नोट में पॉइंट लिख रहा हूँ, ये आज का लास्ट ही स्टेटमेंट है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। If two same ligands are present on anti location or anti position in complex, then there will be POS, then there will be POS, then there will be POS, और POS भी कौन सा होगा, तो स्लाइस कट, है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन वाला स्लाइस कट। Then there will be POS and compound will be always, and compound will be always optically inactive, है ना। तो अभी से जितने भी कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, हर जगह एंटी वाले के लिए मैं यही लॉजिक यूज करूंगा। स्ट्रक्चर बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं कि अगर दो सेम ग्रुप अगर एंटी पे दिख गया ना तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा,
एक और एग्जांपल इस नोट के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ले लेता हूँ, है ना। ये आज का लास्ट एग्जांपल है उनका, M A और B। अब इसके स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे, तो जो लॉजिक मैंने सिखाया वही यूज करना है। जिसका नंबर कम रहे ना, आप हमेशा उसी के रेफरेंस में पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, है ना। अब B और C है, तो B और C को पहले कहाँ रखो आप, एडजेसेंट। दूसरे केस में बी और सी को कहाँ रखोगे आप, एंटी पे रखोगे, है ना। जिसका नंबर कम, आप हमेशा उसी के रेफरेंस में बात करोगे। और बाकी जो ए है ना, ए को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, ए, इसमें भी ए को अरेंज कर लीजिए, ए, है ना। तो मैं पीयूएस की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा प्लेन लेना है ना जहाँ पे आपको मिरर इमेज वाला फंडा दिख जाए, तो मैं इसके अलोंग इसको कट कर दे रहा हूँ। बी और सी दो हाफ बॉल की तरह कट हो जाएगा। ये एंटी पे ए दिख रहा है ना, देखा ना भाई, ये एंटी पे ए और ए, जिसमें पीओएस रहेगा ही रहेगा। इसमें भी आप कोई भी दो ऐसा प्लेन लीजिए जहां पे एंटी पे ए दिख जाए। तो ये एंटी पे ए दिखा, मैं इसको मॉलिक्यूलर प्लेन की तरह लेके कट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों ही कंपाउंड में पीओएस आपको दिख रहा होगा, और पीओएस दिखा, डेट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट का पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा, नोट का पॉइंट क्लियर होगा। हाँ हाँ सर। चलिए, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट है। कॉपी करिए, देन मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। तो कॉपी हो गया, लीक कर दे। हाँ हाँ, मैं एंड ही कर रहा हूँ मीटिंग को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।